नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ डे में। आंगनबाड़ी बहनों के लिए आज दो राज्यों से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, जिसका वीडियो हम आपको विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। उसके पहले आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनों के दो राज्यों में मांगे पूरी हो गई हैं। आपको बता दें 600 बहनों की बहाली, जिनको नौकरी से सरकार ने निकाल दिया था, उनकी हो गई। और इसके साथ ही एक राज्य ऐसा भी है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कानून जो है लागू हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, 1972 कानून के तहत आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेजुएटी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था, तो वहां पे फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, जिसकी पुष्टि आंगनबाड़ी बहन के द्वारा करी गई इस वीडियो में। इसके पहले आपको बता दें, आंगनबाड़ी बहनों की बहुत ही बड़ी जीत, और आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बाकी मांगे पूरी नहीं करती हैं, वह जंतर मंतर में धरना करती रहेंगी और उनको जो कुछ भी मिला है आंदोलन से ही मिला है, आगे भी उन्हें आंदोलन से ही मिलेगा। तो आंगनबाड़ी बहनों की जो मेन मांग है वो ये है कि उनको न्यूनतम वेतन कम से कम 18,000 रुपये से लेकर 21,000 रुपये के बीच में दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही आंगनबाड़ी बहनों के लिए 500 रुपये जो पोस्ट अगर एप्लीकेशन के हैं वो दिए जाएं, और इसके साथ ही उनको रिचार्ज का पैसा भी दिया जाए। तो आंगनबाड़ी बहनों की ये मांगे जल्दी पूरी हो सकती हैं। तो बहनों, आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बहुत ही बड़ी खबर है। तो वीडियो देखने के साथ जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ। इसमें हमारा मुख्य मुद्दा एक तो ये है कि जो 25 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ग्रेच्युटी की हकदार है, वो पूरी वर्कर है और उसकी हालत है जो बहुत ही तरसयोग है। भारत सरकार को इसको देखना चाहिए। तो एक तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि 3 महीने हो गए ऑर्डर आए, अभी तक भारत की सरकार ने राज्यों को चिट्ठी भी नहीं लिखी है कि इसको इम्प्लीमेंट करो। गुजरात में इलेक्शन होना है अभी, तो गुजरात को ऑर्डर दे दिया है कि तुम वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करवाओ, फॉर्म भरवाओ। बाकी किसी राज्य को हुक्म अभी तक नहीं दिया। दूसरा है कि हमारी 45 साल की सेवा के बाद भी हम न्यूनतम वेज भी नहीं हमें लागू किया जा रहा, तो हम न्यूनतम वेज की मांग करते हैं। और जो ILC की सिफारिशें हैं, 44वीं और 45वीं लेबर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसके बाद मोदी ने तो आगे अपनी लेबर कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, जो करनी चाहिए, जो हर साल होनी चाहिए। पिछले 8 साल से लेबर कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई है। और जो 44वीं 45 लेबर कॉन्फ्रेंस का फैसला है आंगनवाड़ी वर्कर को न्यूनतम वेज देने का, ESI देने का, PF देने का, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तीसरा, पोषण ऐप ट्रैकर को लेके जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को मेंटली परेशान किया जा रहा है। जब हमें अपॉइंट किया था 40 साल पहले, 45 साल पहले, उसमें मिडल भी हैं, अंडर मिडल भी हैं, तो इस करके मैट्रिक भी हैं। तो आज के समय की हानि नहीं है वो लोग। तो आज उनको बोल रहे हैं एक्सेल सीट पे कागज़ बनाइए, मोबाइल में एक्सेल सीट बनाइए, आप आधार कार्ड पे जाइए, आप ऐप डाउनलोड कीजिए। आधार कार्ड लिंक नहीं करेंगे तो बच्चों का राशन नहीं मिलेगा। ये तो राइट टू फूड पे भी हमला है। जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर मानसिक परेशानी है, मोबाइल दिया नहीं गया, बिल दिया नहीं गया, बोला हथियार नहीं है, बट जाके चीन पे बम उड़ा दो। तो कैसे उड़ा दे भाई? हम किसका आधार कार्ड लिंक कर दें, कहाँ डाउनलोड करें? ट्रेनिंग दो, मोबाइल दो, टैबलेट दो, बिल दो। पोषण अभियान में क्लियर लिखा है कि पोषण अभियान का काम कराने के लिए 500 रुपया वर्कर को, 250 रुपया हेल्पर को दो, पर वर्कर हेल्पर को 500-250 नहीं दिया जा रहा। मोबाइल का बिल 250 रुपया महीना दो, नहीं दिया जा रहा। अच्छी क्वालिटी का मोबाइल खरीद के दो, नहीं खरीदा, पर काम सारा करवाया जा रहा है। दूसरा, उसमें था कि एक स्टेट पे स्टेट डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर होगा जो पोषण अभियान को कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि ये 12 डिपार्टमेंट के लोगों ने काम करना था पोषण अभियान का, अकेली आंगनवाड़ी ने नहीं करना था। डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भर्ती कर लिया, ब्लॉक पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भर्ती कर लिया, और आंगनवाड़ी में पोषण सखी भर्ती करनी थी, पोषण सखी भर्ती नहीं की, वो आंगनवाड़ी वर्कर से ही काम करवाया जा रहा। तो ये कांडी में 2 पेट किए जा रहे हैं। जब एक डायरेक्टर पोषण अभियान का काम नहीं कर पा रहा, उसको सहायक डायरेक्टर चाहिए, DPO नहीं कर पा रहा, उसको चाहिए, और ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर भी चाहिए, पर पोषण सखी क्यों नहीं चाहिए? आंगनवाड़ी वर्कर कोई सर्वशक्तिमान है क्या? ICDS स्कीम में अपॉइंट किया, उसके बाद ICPS दे दी, ये भी करो। उसके बाद पोषण अभियान दे दिया, ये भी करो। उसके बाद मातृत्व वंदना योजना दे दी, ये भी करो। उसके बाद किशोरी बाल योजना दे दी, ये भी करो। और ये आगे कहते नशेड़ियों का सर्वे भी करो, पशुओं का सर्वे भी करो, जनगणना भी करो, BLO की ड्यूटी भी करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंप भी लाओ। और कोरोना में सबने देखा कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को बिना सैनिटाइजर के, बिना PP किट के, बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के लोगों को घर घर भेजा, आइसोलेट सेंटरों में ड्यूटी लगाई, और वो बोला कि अब तो फ्रंट लाइन वर्कर हो, फूल बरसाओ, थाली बजाओ,
और जो मर गए तो उनका घर भी ना जाओ, उनका अफसोस करने भी ना जाओ। 50 लाख देने का वादा करके एक भी आंगनवाड़ी वर्कर की फैमिली की संभाल नहीं ली, किसी को नौकरी नहीं दी, किसी को 50 लाख नहीं दिए, उल्टा लेटर निकाल दिया स्मृति ईरानी ने कि हरियाणा में, दिल्ली में आंदोलन आ रहा है, इसको वॉच किया जाए। उसको वॉच करने के लिए हरियाणा की सरकार ने टर्मिनेट कर दिया 975 आंगनवाड़ी वर्करों को और दिल्ली की सरकार ने कर दिया 991 को। तो बताइए, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये सारे भी टीम हैं। तो जब दिल्ली की आंगनवाड़ी टर्मिनेट होगी तो बीजेपी वाले ने झंडे उठा लिए कि ये गलत हुआ, और जब बीजेपी वाले ने कर दी तो आम आदमी वाले बोल रहे हैं गलत हुआ। भाई तुम सब ने किया, मिलो और आंगनवाड़ी वर्करों को बहाल करो। देश के अंदर जो गरीब से गरीब तबका है, जिसके पास कोई नहीं जाता, उसके पास आंगनवाड़ी वर्कर जाती है। देश के अंदर 22 बच्चे पैदा होते थे, देश के अंदर अपाहिजता को, पोलियो को ख़त्म किया आंगनवाड़ी वर्कर ने। ढूंढ ढूंढ के लोगों के बच्चों को पल्स पोलियो पिलाया मुफ्त में, कोड ख़त्म करवाया, टीबी के टेस्ट करवाए, अपने घर में गोलियां रख रख के उसका पूरा कोर्स करा के मरीज को गोलियां दी, और आंगनवाड़ी वर्कर खुद इन्होंने डिप्रेशन की मरीज बना दी। इनकी आर्थिक तंगी इतनी बुरी लगा देती। तो हमारी ये मांग है, हरियाणा की और दिल्ली के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को बहाल करो, पोषण ऐप ट्रैकर के नाम पे उत्पीड़न बंद करो, एक अच्छा टैबलेट दो, उनको ट्रेनिंग दो और उसका अलग से भत्ता दो, और पोषण सखी भर्ती करो और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू करो। नहीं तो ये आंदोलन पूरे देश में जारी रहेगा और नाक में दम करके रखेंगे। इसलिए ये सच्ची नारा हरियाणा का, ये सड़कों की सैर नहीं है, अब बीजेपी की खैर नहीं है। अब आंख में आंख के डाल बात करेंगे, क्योंकि हम बीजेपी से डरते ही नहीं हैं। डरते वो लोग हैं, या तो चोर होते हैं या काम चोर होते हैं। नाम चोर हैं और नाम काम चोर हैं। हम आंख में आंख मिला के बात करेंगे और जवाब लेंगे। इसीलिए पार्लियामेंट सेशन में आए हैं। ये कैंसिल करें, जो मर्जी करें, पर्चे दर्ज करें, जेल में भेजें, खुली छुट्टी है। आंदोलन होगा तो जंतर मंतर पे होगा और ये रेगुलर होगा। कोई जीत का कोई संदेश आप लोगों के पास आया है क्या, कि जो 4 दिवसीय महापड़ाव से 3 दिवसीय किया गया है? क्या लगता है आपको? देखो, हमारा काम है लड़ाई करना। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर परत निशान। और हमारे पास तजर्बा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक जो भी हमने अचीव किया है वो आंदोलन से ही किया, और ये भी करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी लागू करवाएंगे और ILC भी कराएंगे और मजबूर करेंगे सरकार को, क्योंकि हम डरने वाली नहीं हैं। हम अपने काम के खिलाड़ी हैं, वो अपने राजनेता के खिलाड़ी हैं। हम उनको सड़क पे लाके मजबूर करेंगे। ये पूरा इतिहास देखें। 4 जुलाई को आप चंडीगढ़ पंचकूला में थी, प्रदर्शन वहाँ किया गया, जो डायरेक्टर ऑफिस है वहाँ पहुँचे, उनको जागरूक किया गया, उनको समझाया गया, बताया गया। और वो भी जो है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हेल्पर उनके बीच में आई और उन्होंने एक वादा किया कि 15 दिनों के अंदर अंदर हम जो है, कुछ कंडीशन उन्होंने लगाई थी, 15 दिन के अंदर अंदर हम सबको जो है बहाल कर देंगे। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी वर्कर्स हैं जिन पर किसी तरह का कोई केस नहीं है और वो बहाल नहीं हुई हैं। आप एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कहेंगे, और यूनियन जो है वो इस पर क्या कर रही है? हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने चीटिंग किया, कि वादा करके कि आप आंदोलन वापस लें, हम केस वापस लेते हैं और आप लोगों को ज्वाइन कराएंगे, और 100 रुपया जो टोकन है वो काट के आप लोगों को पे दी जाएगी। सरकार ने चीटिंग किया, दुनिया विश्वास पे टिकी है, और विश्वास के बिना कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। फैसला हमेशा टेबल टाक के होता है, सड़क पे कभी डिसीजन नहीं होता। वो उनकी ज़मीर है, पर कुछ लोगों को उन्होंने ख़रीदा, इनाम के नाम पे, बेस्ट के नाम पे लाखों के चेक स्टेज पे बुला के दिए। वो पूरे हरियाणा ने देखा। एक यूनियन का रजिस्ट्रेशन करके जो दफ्तर में रखा हुआ था वो भी दे के अपना यूनियन खड़ा किया, और ट्राई भी किया कि उनके द्वारा लोगों को बहाल करें। हम में से भी कुछ लोगों को खींचने की कोशिश की कि तुम्हें बहाल कराएंगे, पर बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। वो मज़दूरों के कैसे हो सकते हैं? वो मज़दूर किसी भी पार्टी के साथ जुड़ जाए, मज़दूर मज़दूर होता है, और मज़दूर के प्रति ऑफिसर की मानसिकता एक ही जैसी होती है। आप किसी भी संगठन से क्यों ना जुड़ जाए, वो मानसिकता हमारी अफसर और मज़दूर की रहेगी। तो इसलिए 4 जुलाई को जो आंदोलन किया, और उस आंदोलन का उनको एहसास नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। उनको ये था कि डरा के पहले लीडरशिप को टर्मिनेट किया, फिर सेकंड लीडरशिप को टर्मिनेट किया,
और जब उससे असर नहीं हुआ तो हेल्परों पे हमला बोला। जैसे प्रथा होती है कि कमज़ोर को सबसे पहले डराओ, पर हम सैल्यूट करते हैं मेरी हेल्परों को, सबसे ज़्यादा ताकतवर वो निकली। और हमारे उस आंदोलन ने, उस घिराव ने उस IAS अधिकारी को भी मजबूर किया सड़क पे बाहर आने को, बात रखने को, और 15 दिन का वादा किया था और उसी दिन रात को ऑर्डर हो गया। हमारे 642 समथिंग लोग बहाल हो गए और जो 339 बच्चे हैं ना, उनको भी बहाल कराएंगे, बाइज्जत बहाल कराएंगे। कब तक? अरे संघर्ष जारी रहेगा। झांसी की रानी ने आज़ादी का आंदोलन 1857 में शुरू किया और आज़ाद 1947 में हुए। हमारे शहीद 90 साल लड़ते रहे, मरते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, लेकिन आखिर आज़ादी मिली। तो इसलिए आखिर कोई समय की पाबंदी नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। और लड़ाई और आंदोलन इस बात की गारंटी है और इतिहास इस बात का गवाह है। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि 2 स्टेटों में जो है, हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, आंगनवाड़ी आंदोलन रहा। दोनों जगह ही जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या हेल्पर, उनको टर्मिनेट किया गया। और जब ये आंदोलन रहा, हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर ने जहाँ प्रदर्शन किया, धरना दिया, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, वो पहुँचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आएगी, हम इन मांगों को मानेंगे। ऐसे ही दिल्ली में जो बीजेपी के जो पदाधिकारी है वो पहुँचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि जब हमारी सरकार आएगी। तो जो ये एक तरह की राजनीति है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक तरह की जो राजनीति की जा रही है, आप क्या देख रही हैं? कैसे लोग जागरूक होंगे? कैसे जो नेता हैं, नेताओं से कैसे बचा जा सकता है? इनसे बचने के लिए हमें सांगठनिक एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जब तक हम संगठन के प्रति नहीं जानेंगे, सरकार की नीति नहीं समझेंगे, नीति के पीछे की राजनीति नहीं समझेंगे, तो ये लोग हमें गुमराह करते रहेंगे। तो ये हम संगठनों की भी जिम्मेवारी है। और ये अकेली हरियाणा और दिल्ली की लड़ाई नहीं है, ये देश के अलग अलग राज्यों में लड़ाई है। और अलग अलग राज्यों में भी मुकदमे दर्ज होते हैं, नेता जेल में जाते हैं। मैं भी पंजाब में सेंट्रल जेल पटियाला में भी रही हूँ, संगरूर भी गई हूँ, चंडीगढ़ भी हूँ, हवाला 17 सेक्टर में भी गई हूँ, 34 में भी गई हूँ। तो लगातार ये मुकदमे और ये लड़ाई हर राज्य में फेस करने पड़ते हैं। पर हम लोग हम तो संगठन में इसको तगमा देते हैं, जो जेल जाता है, जो लड़ता है, क्योंकि अपने लिए नहीं, जनता के लिए लड़ता है। तो भगत सिंह भी तो जनता के लिए फांसी चढ़े थे, तो पर्चे, मुकदमे, नौकरी जाना तो बहुत छोटी बात है। इस तरह वारिस हैं भगत सिंह के। इस तरह की जो राजनीति हो रही है, जो राजनीति का मैं कह रहा हूँ, इससे कैसे बचे? ये कैसे, कौन सा तरीका बनाए आम आदमी जो सही को समझे? इससे बचने के लिए हमें इन लोगों की पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, इनके चुनाव मैनिफेस्टो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और जब ये इलेक्शन में आए, इनसे पूछने पड़ेंगे। और इनसे पूछने के लिए, हिम्मत पैदा करने के लिए अपने नेताओं को जागरूक करना पड़ेगा, उनकी स्कूलिंग करनी होगी, उनकी वर्कशॉप करनी होगी। और देश के समय के जो राजनीतिक हालत हैं, उनसे लगातार अपडेट रहना पड़ेगा, ताकि हम उनसे सवाल कर सकें और पूछ सकें। और राजनीति जानना बहुत ज़रूरी है और राजनीति समझना बहुत ज़रूरी है। अगर राजनीति वालों से बचना है तो सामने वालों को भी राजनीति आनी चाहिए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथियों, अभी आपने सुना उषा लोहान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा लोहान जी। साथियों, KBN न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी जमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।